Hello students, in this audio video, we are going to start the new topic industry and trade. Its written contents have been sent earlier, and also you have in your own book whatever books you have bought. तो देखिए 1950 से 1990 के बीच में भारत में इंडस्ट्री और ट्रेड की क्या स्थिति थी उस विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि 1947 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय से पहले ब्रिटिशर्स के डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या ये कह सकते हैं कि जो मन में ईर्ष्या थी भारत और भारतीयों के प्रति, उन्होंने भारत में कोई भी इंडस्ट्रीज का बेस खड़ा नहीं होने दिया एंड ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की। सिर्फ हमको वो यूटिलाइज किए, यूज़ किए एंड एवरी नाउ एंड देन यही डिमोरलाइज करते रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देश आज़ाद हो गया 1947 में और कमान हमारे अपने हाथों में आ गई, स्वराज आ गया एंड द देन प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द रूलिंग पार्टी वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो लेट अस सी, और 5 ईयर प्लान्स भी एक्टिव हो गए थे 1950-51 से। तो कैसे क्या इंडस्ट्री और ट्रेड में हम लोगों ने टारगेट प्लान बनाया, उस पर क्या काम किया, कितने सक्सेसफुल रहे, कितने फेलियर रहे, सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो व्हाट वी सी हियर, economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. कोई भी गरीब देश दुनिया का तभी तरक्की कर सकता है अभी के हिसाब से यदि उसके पास एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. उद्योग धंधे एक बार जम जाए तो उसमें जो रोजगार होता है उसमें स्थिरता होती है, जबकि कृषि वाला रोजगार में स्थिरता नहीं होती है। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। और जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस स्ट्रांग हो जाता है तो आपका जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, उसको इंडस्ट्रीज प्रमोट करते हैं और समाज का, देश का, इकोनॉमी का ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, सर्वांगीण विकास होता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से दैट द 5 ईयर प्लान्स प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भारत को आर्थिक रूप से औद्योगिक रूप से विकास करने पर विशेष बल दिया गया। अब एक बात यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखा गया एक लाइन कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और आपको पता होगा कि इंडिया का इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा था, इंडिया का एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा था। कब? जब तक यहाँ ब्रिटिशर्स या इस्लामिक इन्वेशन नहीं था। इस्लामिक इन्वेशंस के बाद भी था इंडस्ट्रीज़, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, बिकॉज दे डिड नॉट इंटरफेयर इन आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। The Mughals, the Muslim invaders or the kings. But what the British did, they not only interfere in our economic activities, they dismantled our already installed norms of industries, trade and commerce. And they also did religious conversion, which Mughals or Islamic rulers also did. So भारत इंडस्ट्रियली था, कॉटेज इंडस्ट्री का बादशाह था। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर के मेंबर्स अपने घर में ही एक दूसरे से सीख करके काम करेंगे, घर पर ही काम करेंगे, कोई अलग से ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है। और आपका हर एक परिवार का जो कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, पार्ट टाइम एक्टिविटी एग्रीकल्चर था ही। एग्रीकल्चर प्लस कॉटेज दोनों मिल करके हर परिवार, ऑलमोस्ट ऐसा हमारा देश था। बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये आधुनिक तरीके से उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हुआ था।
तो हम लोग देख रहे थे, इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द 5 year प्लान्स प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा गुरुत्व दिया गया, एम्फेसिस मैंने गुरुत्व, जोर ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास कैसे हो. You might have studied in the previous chapter that at the time of independence the variety of industries was very narrow. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास विविध प्रकार के उद्योग धंधे नहीं थे. लार्जली, और क्या थे, तो लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट. जो भी उद्योग धंधे हमारे देश में पनपे थे उसमें आपका क्या था, कॉटन, टेक्सटाइल थे और जूट थे. यानी यही 2 उद्योग हमारे यहाँ जो भी थोड़े बहुत जमे हुए थे मॉडर्न इंडस्ट्रीज के रूप में, बाकी कुछ नहीं था या नहीं के बराबर था. देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. It is actually not Kolkata, it is Kulti, that is in present day West Bengal, near Burnpur, Asansol. We needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow. भारत में कॉटन, टेक्सटाइल के उद्योग थे, जूट के थे, 2 आयरन एंड स्टील के भी इंडस्ट्री थे, एक जमशेदपुर में जो कि प्राइवेट था, जमशेद जी टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और दूसरा कुल्टी में था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें यहाँ इस्टेब्लिश करना पड़ा था, स्टील प्लांट लगाना पड़ा था. तो आज़ाद हो गए. वी नीडेड टू एक्सपैंड. आज़ादी के बाद हमको ज़रूरत पड़ी थी एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल बेस. हमारा औद्योगिक जो आधार है वो एक्सपैंड, मतलब वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज लगे, देश के विभिन्न कोने में लगे. विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वॉज, अगर हम चाहते कि हमारा देश आर्थिक रूप से आगे बढ़े तो हमको ये करना पड़ेगा. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो फिर कैसे होगा? सरकार का एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिजोल्यूशन बनाया गया, इंडस्ट्रियल IPR जिसको कहते हैं, और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में देखिए क्या था. द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वॉज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कि ठीक है हम लोग उद्योग धंधे लगाएंगे, बट हमारे समाज में जो 2 सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर जिसको पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, इन दोनों का इस औद्योगिक विकास में क्या भूमिका रहेगी. At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy. मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के यानी निजी क्षेत्र के लोगों के पास इतना अधिक पूंजी नहीं था, कैपिटल नहीं था कि वो बड़े बड़े उद्योग धंधे में लगा सके और रिस्क उठा सके. Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. और न ही बाजार था, क्योंकि आम आदमी की आमदनी कम थी, लोगों का इनकम कम था. तो मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रिस्क लेकर के, कैपिटल इन्वेस्ट करके, कर्जा लेकर के बिजनेस शुरू भी कर दे, तो जो प्रोडक्शन होगा, गुड्स कौन खरीदेगा? Who are the buyers? Because the masses were poor. They don't have purchasing power. It is principally for these reasons that the state had to play an extensive role in promoting the industrial sector. और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने हाथों में विशेष करके लिया दायित्व कि नहीं, it is the duty of public sector, government sector to promote, to make a strong base of industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the state controlling the commanding heights of the economy, as the second 5-year plan put it. In addition, इसके अलावा या इसके साथ साथ the decision to develop the Indian economy, ये जो निर्णय लिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट लाइन पर, समाजवादी आधार पर डेवलप किया जाएगा,
और सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को एक न्यू ऊंचाई पर लिया जाएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान आते आते सरकार इस बात पर दृढ़ निश्चयी हो गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब हुआ होगा? 1956 to 1961. This means that the state would have complete control of those industries that were vital for the economy. इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का, स्टेट का, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग धंधों पर दैट वेयर वाइटल फॉर द इकोनॉमी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी जरूरी था। The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. हाँ, और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पूरक की रहेगी। मतलब पब्लिक सेक्टर जहाँ कहीं कोई उद्योग धंधा कर रहा है, उसमें अगर कुछ और चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर उद्योग धंधे करेंगे, या जिस उद्योग धंधे को करने में काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता, कम रिस्क है और उसके ग्राहक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी उन सब चीज़ों में उद्योग लगाए। और बड़ी भूमिका प्ले करेगी पब्लिक सेक्टर। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आया। क्या आया देखते हैं। In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted. In accordance with the goal of the state, ये जो राज्य का लक्ष्य था, सरकार का लक्ष्य था कि इस अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कंट्रोल, नियंत्रण वो अपने हाथों में रखेगी, इसी को बेस करके IPR 1956 लागू हुआ। This resolution formed the basis of the second 5 year plan, और ये जो IPR 1956 बन के तैयार हुआ था, उसी आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका बनकर तैयार हुआ। The plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society, और ये जो प्लान था द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि रूस पैटर्न पर देश को विकास करने का प्लान किया। दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, और इस निर्णय के कारण, इस IPR रिजोल्यूशन के कारण उद्योग धंधों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। The first category comprised industries which would be exclusively owned by the state. ऐसे उद्योग धंधे रहेंगे जो सिर्फ उसका मालिक सिर्फ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार ही हो सकती है। यानी उस उद्योग धंधे में प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ ही नहीं था, रूल्स ही अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप इस बिजनेस को करो। The second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units. और दूसरा कैटेगरी वो रखा गया था इंडस्ट्रीज का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी संपूरक की भूमिका अदा कर सकता है गवर्नमेंट के साथ उन सब उद्योग धंधों को खड़े करने में। द थर्ड कैटेगरी consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. और तीसरी कैटेगरी ऐसे उद्योग धंधों के थे जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए रखा गया था कि निजी क्षेत्र ही इन सब क्षेत्रों में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through a system of licenses. हाँ, हालांकि जो 3 कैटेगरी बने थे उसमें प्राइवेट सेक्टर्स का तो क्या कहते हैं, बटा हुआ था कि भाई आपको किस किस उद्योग धंधे में लगा था, लेकिन फिर भी उस समय सरकार ने ज़्यादा कॉशियस थी। सरकार को डर था कि कहीं प्राइवेट सेक्टर्स फेल हो जाएंगे तो दिक्कत होगा, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए सरकार ने क्या किया, उस समय स्टेट का कंट्रोल रखा, सरकार का नियंत्रण रखा। कैसे? थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि सरकार जो भी थर्ड सेक्टर में कोई प्राइवेट सेक्टर आना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार से आपको पहले लाइसेंस लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए आप कोई उद्योग धंधे खड़े नहीं कर सकते थे। This policy was used
फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। और क्या हुआ, देश के जो पिछड़े क्षेत्र थे, जहाँ पे कम छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग सकते थे, मीडियम साइज इंडस्ट्री लग सकते थे, लेकिन वो गांव देहात का क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था, उसको विकास में लाने के लिए सरकार ने ये इस तरह के नियम लाए। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। और सरकार आपको आसानी से आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे देती थी यदि आप कुछ पिछड़े क्षेत्रों में जाकर के उद्योग धंधे लगाना चाहते थे, निजी क्षेत्र को ध्यान दीजिएगा। इन एडिशन सच यूनिट्स वेयर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ। मतलब ऐसे उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर के जो काफ़ी रिस्की एरिया में, काफ़ी बैकवर्ड एरिया में, रिमोट एरिया में जाकर के उद्योग धंधे लगाते थे, उनको सरकार टैक्स में छूट, कम रेट पर बिजली आदि प्रदान करती थी। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और सरकार ये इसलिए ऐसा कानून बनाई थी कि अगर आप गांव देहात दूर दराज के क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाएंगे तो आपको टैक्स में छूट देंगे, आपको क्या कहते हैं उसको, कम रेट पर बिजली देंगे एक्सेट्रा। सरकार का मकसद ये था कि भारत का हर क्षेत्र, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो या नॉर्थ वेस्ट हो, या एक्सट्रीम वेस्ट हो, एक्सट्रीम वेस्ट हो, हर जगह छोटे छोटे उद्योग धंधे उस एरिया के हिसाब से लगे और हर क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन हो। ये सरकार का मकसद था। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production, producing a new variety of goods. और जो उद्योग धंधे आज़ादी से पहले से ही जम चुके थे, अपना पाँव खड़ा कर लिया था, उन लोगों के लिए भी सरकार ने नियम लगा दिया कि आप भी अगर अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं या कोई न्यू टाइप का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू गेट लाइसेंस। तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि ये लाइसेंसिंग सिस्टम थोड़ा रिजिड था। अच्छा, this was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. सरकार शायद ये सोच करके लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई थी कि कोई व्यवसाय अगर और अपने प्रोडक्शन के साइज को बड़ा करना चाहता है या फिर कोई नया टाइप का गुड्स प्रोडक्शन करना चाहता है तो सरकार से लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि सरकार का ये सोच था कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी गुड्स हम क्यों बनाएं, मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है उसी गुड्स को हम बनाएं, जनता जो खरीद सके ऐसे गुड्स और सर्विसेज बने। License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods। और लाइसेंस सरकार आसानी से देती थी किसी भी नए उद्योग धंधे लगाने के लिए या आपका बिजनेस का साइज बड़ा करने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, यदि सरकार को लगता था कि ये जो गुड्स है वो इस देश को चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए और इसको बाजार भी मिल जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1955, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शॉर्टकट में SSI भी कहते हैं। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमिटी, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। मतलब कार्वे कमेटी ने SSI उद्योग धंधे लगाने का ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्कीम निकाला, एक योजना बनाया। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the basis of on the assets of a unit। SSI का डेफिनेशन बनाया गया कि वहाँ पे अधिकतम कितना पूंजी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, हालांकि वो लिमिट समय समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इन 1950 में जो स्थिति थी, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट was one which invested a maximum of ₹5 lakh। यानी SSI उसी इंडस्ट्री को कहा जाता था जिसमें अधिकतम पूंजी इन्वेस्टमेंट, पूंजी विनियोग 5 लाख से ज़्यादा न हो। एट प्रेजेंट, हालांकि वर्तमान में SSI का डेफिनेशन है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो सकता है। तो ये समय के साथ बदलता हुआ फ्रेम है। इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज they use more labor than the large scale industries and therefore
जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सरकार क्या सोच था कि जो एसएसआई होंगे वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होगा, श्रम आधारित होगा, मशीन ऑटोमेटिक मशीन्स की यूज़ नहीं करेंगे, कम पूंजी में शुरू हो जाएंगे, गांव देहात में शुरू हो सकता है। तो क्या होगा, लोग घर के आसपास ही जॉब कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा क्योंकि लेबर इंटेंसिव ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ नहीं होंगे, और वो प्रोडक्ट भी लोकल मार्केट को सोचकर, रीजनल मार्केट को सोच करके प्रोडक्शन होगा। और एसएसआई से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिलेंगे क्योंकि लेबर इंटेंसिव श्रम आधारित था। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कंपेयर विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। लेकिन ये जो छोटे छोटे फर्म्स थे वो बड़े उद्योगों से कंपटीशन नहीं कर सकते थे। इट इज़ ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई रिक्वायर्स देम टू बी सील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। इसलिए सरकार को ऐसा कुछ परिवेश बनाना था कि एसएसआई को एक प्रोटेक्शन दिया जाए, सील्ड दिया जाए, प्रोटेक्शन वेल दिया जाए, जो उसे बड़े लार्ज फर्म्स के कंपटीशन से बचाए। फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इसलिए सरकार ने आईपीआर में ही एसएसआई के लिए खांचा खींच दिया कि एसएसआई क्या क्या उद्योग किस किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगी जो कि कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बना सकता। द सर्टेन ऑफ रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। और ऐसा इसलिए किया गया कि एसएसआई के मामले में बिग इंडस्ट्री से कोई कंपटीशन ना मिले, और उनके लिए कुछ प्रोडक्ट अगर आरक्षित हो गए तो वो उसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, वो अपने चीज़ों में ध्यान देंगे। दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। और एसएसआई को छूट भी दिया गया कि आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कम एक्साइज ड्यूटी लगाए जाएंगे और आपको जो कर्जा मिलेगा वो कम ब्याज दर पर मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझे, बाद में नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में चीज़ को समझेंगे क्योंकि फिर काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।